ये कंटिन्यू होने वाला है। जंग तो ना धृतराष्ट्र चाहते थे, ना भगवान कृष्ण चाहते थे, और ना ही पांडव चाहते थे। जय हिंद, मैं आसिफ खान। IAN टुडे में आपका स्वागत है। जंग, युद्ध सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल में ही नहीं हो रही है, बल्कि हर न्यूज चैनल के अंदर ही जंग चल रही है, अपने आप को नंबर 1 बताने की। यहां तक कि कुछ चैनल तो अपने आप में अवार्ड भी दे देते हैं और अपने आप को नंबर 1 साबित कर देते हैं। सही मायनों में जंग की वजह क्या है, जंग की बिना क्या है, और इस जंग के कंधों पर रख करके सुपर पावर साबित करने की, जो बड़े सुपर पावर जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को सुपर पावर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे जंग की शुरुआत होते हैं अमेरिका ने ओपनली सपोर्ट कर दिया इजराइल को, वहां से यूएस ने अपने आप को जाहिर किया, साबित किया, अपने सारे फौजी ठिकाने सब यहां पर ले आया इजराइल पर। तो यहां खामोश कैसे रहता ईरान? ईरान तो पहले से इजराइल के खिलाफ था, फिलिस्तीनी की तरफ से उसकी हमदर्दी शुरू से रही है और ये जग जाहिर है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं हर्ष शर्मा, जो पेशे से वकील हैं और इतिहास में बारीकी से नजर रखते हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो युद्ध चल रहा है ये किस दिशा में जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसका अंत क्या है। हर्ष जी, आपका स्वागत है। जी सर। जैसे आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर में एक वॉर का माहौल शुरू आ गया है। यूक्रेन और रशिया का तो चल ही रहा था मुद्दा, और साथ में अगर अपन गाजा और इजराइल का जो करंट इशू चल रहा है उसके ऊपर में अगर गौर करेंगे तो अपन ये हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। इसके अंदर में किस तरीके से इजराइल ने अपनी आजादी ली 1948 में, भारत भी साथ साथ आजाद हुआ 1947 में, मगर इजराइल के गठन होते से ही वहां पे परेशानी और तकलीफें शुरू से ही शुरुआत हो चुकी थी उसकी। फलस्तीनों पे शुरुआत हो गई, इजराइल को शरण देने के साथ में फलस्तीनी पे आफतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया था। एग्जैक्टली। तो ये जो फिलिस्तीन ये पूरा एरिया है, ये शुरुआत से ही अरब के मुसलमान वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन में रहे थे, मेजोरिटी के अंदर में वहाँ पे स्टार्टिंग से ही अरब के मुसलमान थे वहाँ पे, एक तरीके से कहा जाएगा। क्योंकि देखो कैसा है कि ये जो अभी हो रहा है वो भी गलत है, जो पिछला हो रहा था वो भी गलत था, और जो आगे होगा वो भी गलत है। गलत को गलत कहना जरूरी है। जब इनकी कुल आबादी हिटलर के समय 90 लाख थी, तो 60 लाख यहूदी को अकेले हिटलर ने ही गायब कर दिया, उन्हें मार दिया पूरी तरीके से, बेरहमी से उनको मार दिया। और उसकी भी एक टैगलाइन है कि मैं इतने यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम देख लेना कि हिटलर ने यहूदियों को मारकर गलत नहीं किया। अभी वो जो बात है उसकी बात सच्ची होने के लिए ही ये सारी चीजें हो रही है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कैसा होता है कि ये मानव धर्म को छोड़ के अपन ने सारे धर्मों को अपने ऊपर में हावी होने दिया है। ह्यूमैनिटी भी एक धर्म है, तो वो धर्म का प्रचार तो कोई करता हुआ देखता नहीं मैं, ना कोई देश, ना कोई साधु संत, ना मौलाना, ना कोई फादर। ये ह्यूमैनिटी कितना इंपॉर्टेंट है वो उस विषय के ऊपर में कोई बात नहीं करता है। अब जब ऐसा हो रहा था कि यहूदियों के पास में कोई देश नहीं था बसने को, तो क्योंकि फलस्तीन के अंदर में ऑलरेडी ये शरणार्थी थे, ऑलरेडी इनका एक बेस बन चुका था, तो जितने भी वर्ल्ड में से जितने भी बचे कुचे जितने भी यहूदी थे, मेजोरिटी के अंदर में फलस्तीन के अंदर में जमा होना शुरू हो गए। अब इतिहास बताता है कि 1917 के अंदर में जो कॉलोनाइजेशन ब्रिटिश कर रहा था उसके अंदर में भारत भी उनका गुलाम था, हम भी, इंडिया भी एक तरफ ये भी एक तरीके से आजादी की लड़ाई चल रही थी। तो उस समय ब्रिटिश का भी कब्जा था फलस्तीन के ऊपर में। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जैसे ही हुआ कि ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा और बहुत सारे देशों से अपना राज उन्होंने खत्म किया, तो इसके अंदर में ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में जो यहूदी लोग थे वो लोग ने बढ़ चढ़ के ब्रिटिशर का साथ दिया था, ब्रिटिश लोगों का एकदम बहुत ज्यादा साथ दिया था। तो वो चापलूसी की एक बोलते हैं ना कि जैसे उनको एक मिठाई मिली, उसके बदले में, उसके एवज में उन्होंने फलस्तीन के एरिया में एक हिस्सा इन्होंने इजराइल ने एक नया देश का प्रस्ताव रखा। वो 1947 में रखा और रखते से 1947 में पास हो, 47 में ही पास हो गया। 1948 के अंदर में इजराइल का जन्म हुआ। जन्म होते से जो आजू बाजू के जितने अरब देश थे, यानी जो इजराइल का नक्शा इतना था वो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, इस फलस्तीन का जो नक्शा बड़ा था वो सिमटते सिमटते सुधर गया। यूएन रेफरेंडम के हिसाब से
इजराइल को मिलनी थी 56% ऑफ द लैंड ऑफ पैलेस्टीन, और सिर्फ 44% जो वहां के मूल निवासी थे, जो हकदार थे उस जगह के, उनको सिर्फ 44% मिला। अब 1948 के अंदर में जब इजराइल का जन्म हुआ, तो इस चीज को देख के आजू बाजू के जितने भी अरब देश है, उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब बहुत ही गौर करने वाली बात यह है कि उस देश के ऊपर में हमला हुआ, मगर इजराइल ने उस चीज को इस तरीके से रिटालिएट किया कि उसने अपने आप को डिफेंड तो किया ही, साथ में बाकी अन्य जगहों पे भी उसने अपना कब्जा बना दिया। अब फलस्तीन के मुसलमानों के पास में एक्चुअल 100% में से सिर्फ 12% अवेलेबल है, ये सिर्फ उस जंग के बाद। यानी 100% जमीन जो फिलिस्तीन की थी, आज उनके पास सिर्फ 12% जमीन बची है। और यही वजह है कि जब चूंकि लड़ाई हक की है, कहते हैं कि सब्र आएगा जब बगावत पर, हर सितम का हिसाब मांगेगा। अगर ये पानी है तो सिर्फ पानी है, खून होगा जवाब मांगेगा। आज फलस्तीन के जो कत्लेआम हुआ, और उस वक्त अगर आपको याद होगा बीच में कुछ महीने पहले जब इजरायली सेना मस्जिद के अंदर घुसी थी और नमाजियों को मारा था, तो अब असल ये है कि जुल्म तो जुल्म है, कोई भी किसी पर करे। सही बात। मैं इसमें मिसाल के तौर पे आप देख सकते हो कि वर्ल्ड के अंदर में अभी मैं 4-5 रेफरेंस दूंगा, जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, चाइना तिब्बत के ऊपर में कर रहा है, चाइना और भी आजू बाजू के देशों भूटान के ऊपर में कर रहा है, नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा है, इंडिया में तो घुसा हुआ ही है, भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस चुका है, लद्दाख लेने के चक्कर में पाकिस्तान बलूचिस्तान पे अत्याचार कर रहा है, पाकिस्तान कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो लोग वहां पे कब्जा रहे। तो ये सारी चीजें जो वर्ल्ड के अंदर में जो चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स के अंदर में आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में आप सही बोल रहे थे कि ये एक वर्ल्ड वॉर नहीं है, बेसिकली ये अपने आप को सुपर पावर साबित अपने आप से घोषित करने की ये एक स्ट्रैटेजी है। हमारे भारत की एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, तो बस ये है कि जितने भी लोग हैं ये इसके अंदर में इस जंग की वजह से जो पिसते हैं, तो उनका तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इनको आर्म्स अम्यूनिशन और सारी चीजें सप्लाई करने का इन्हीं का रोल है। जो पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं, जो आगे से सपोर्ट कर रहे हैं, जो रशिया अगर चाह रहा है कि फलस्तीन के साथ में, तो मगर रशिया भी बेसिकली आर्म्स एंड एम्यूनिशन हेवीली सप्लाई कर रहा है वहां पे। उनका मार्केट एकदम ओपन है, उनको ऐसा है कि हमारा सेल्स बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि डिफेंस पर्पस के अंदर में जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनते हैं, तो उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता है। आज जो चल रहा है, अगर आप ये देखते हो कि फिलिस्तीन और इजराइल के कंधों पर अपने आप को सुपर पावर साबित करने की कोशिश चल रही है, और अमेरिका जो कि सुपर पावर ऑलरेडी घोषित है पूरी दुनिया में, उसे नीचे दिखाया जाए। और उसे नीचे दिखाने के लिए सारी पावर की जो पावर वाली कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर अपने आप को कह रही हैं, इन्होंने अपने आप को सुपर पावर साबित कर दिया, जाहिर कर दिया, वो अमेरिका को दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए सबको इजराइल का शोल्डर मिल रहा है। और आप शायद इतिहास में पहली बार आपने देखा हो कि अरब कंट्रीज एक साथ इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रही, जबकि ज्यादातर सऊदी हो, बाकी की दूसरी जो छोटी कंट्रीज है सऊदी के अलावा भी, सब इजराइल के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे। यूएई, दुबई में भी उसका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो अब यह है कि फर्स्ट टाइम इतिहास में अरब एक सुर में इजराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं। जी, आप देखोगे जितने भी अरबिक कंट्रीज है, वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, और आज इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए वो फलस्तीन के साथ में है, और वर्ल्ड में भी बहुत जगहों से उनको सपोर्ट मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो इजराइल फलस्तीन के साथ कर रहा है वो एकदम सही है, और फलस्तीन जो उन्होंने इजराइल के साथ में रिटालिएशन के अंदर में किया वो भी सही है, मगर कोई भी देश बेसिकली बीच में आके इस झगड़े को सॉल्व करने के हिसाब से या इस जंग को रोकने के हिसाब में नहीं आ रहा है। सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं सीज फायर हो या ये जंग रुक जाए, मगर वो जो बोलना और करना में जो डिफरेंस हो रहा है, तो वो उसी का खामियाजा वहां के। मैं यहाँ पर टोकूंगा आपसे, क्या आप हमास और फलस्तीन को आतंकवादी संगठन मानते हैं? देखो, आज के तारीख में मैं हमास को आतंकी संगठन मानता हूँ। उसका एक कारण है, मैं तालिबान को भी आतंकी संगठन मैं वहीं आ रहा हूँ। कल तक तालिबान आतंकी संगठन था, उसने 2 सुपर पावर कंट्रीज को अपने कंट्री से हटाया, भगाया, दौड़ाया, और उसने अपना देश वापस लिया। आप हम भी इस भारत में जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े,
तो क्या हम अपने देश के लिए जब लड़ रहे थे तो क्या हम आतंकवादी संगठन थे? मैं वही कहूंगा कि आपने पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लड़ाई अगर आप देखोगे हिस्ट्री के अंदर में, और हम जो लड़ाई का जीता जागता एग्जाम्पल रहे, तो उसके अंदर में मैंने सबसे बड़ी लड़ाई जो देखी वो है अफगानिस्तान के अंदर में। अफगानिस्तान तालिबान जिस 40 इयर्स, 40 साल जंग किया उन्होंने। 40 साल जंग किया, वो भी वर्ल्ड के 2 सुपर पावर के साथ में मिलके, मतलब वो एक कुरुक्षेत्र था। वहां पे रशिया अपनी जंग लड़ रहा था और यूएस अपनी जंग लड़ रहा था, दोनों अपने आप को साबित करने में थे। मगर तालिबान ने जैसे जैसे करके दोनों से अपना पीछा छुड़ाया। वो पहले आतंकी संगठन था, आज उसको नहीं कह सकते। कंट्री तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया कि भाई इज कंप्लीटली एक देश बन गया। इंडिया में उसका डिप्लोमेटिक ऑफिस था जो अभी कुछ कारणों की वजह से वो बंद हो गया, तो अपन ने भी रिकॉग्नाइज किया है, भारत ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है। और आज जो फलस्तीन की आर्मी जैसे बोल सकते हैं, हमास या जो भी चीजें, तो वो आज के तौर पे एक, मैं मानूंगा कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि आप जो चीज कैसा होता है कि मिलिट्री एक प्लानिंग के साथ में चलती है, एक सिस्टम के साथ में चलती है, और उनका कैसा रहता है सिविलियंस के साथ में एक कोऑर्डिनेशन रहता है। यहाँ पे मैं मुझे जो लगता है गाजा में जो जो जिस एरिया को लेके पूरे फलस्तीन के अंदर में जिस जंग का माहौल अभी आप देख रहे हो, तो वहां पे सभी लोग एक सुर में नहीं है उस चीज को लेके। तो जब इजराइल फलस्तीनियों पर अटैक कर रहा था और बच्चों पर भी उसने मारा, न जाने कितने लोग उसने अरेस्ट करके रखा हुआ एक जमाने से, मस्जिद के अंदर घुस के, तब पूरी दुनिया ने इसे आतंकवादी घटना क्यों नहीं करार दिया? मैं वही बोल रहा हूँ, ये जैसे होते हैं ना, जितनी भी मीडिया हाउसेज है, जितनी भी मीडिया एजेंसीज है, ये उनका वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। मीडिया एजेंसी के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है। अब माहौल ये है कि आप वो जो सर्कल चल रहा है, एक आदमी नहीं खरीद सके, पूरा चैनल खरीद लिया गया, एनडीटीवी, बराबर है। आप एक आदमी को नहीं खरीद सके, अपने चैनल खरीद लिया, और रूबिका लियाकत जो आज अपने आप को सबसे बड़ी पत्रकारिता के नाम पर बड़े झंडे गाड़ रही हैं, मणिपुर के अंदर जितना बड़ा कांड हुआ, जिस तरीके से वहां औरतों की बेइज्जती हुई, जिस तरह से हम कह नहीं सकते चैनल में जो उनके साथ घटनाएं घटी, वहां पर आंसू नहीं निकले। इजराइल में जाकर के मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं। इस चैनल के बारे में तो 2 लाइनें कहेंगे आप? नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि जैसे जो मीडिया हाउसेस है, जो आप बोल रहे हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे डिक्लेयर करना और ये सारी चीजें, तो ये कैसे असल में आतंकवादी तो ये है। एग्जैक्टली तो ये इंडिया के अंदर में तो सबसे ज्यादा, अगर आप देखोगे मीडिया एजेंसी इंडिया के अंदर जो है वो वर्स्ट रेटेड है वर्ल्ड के अंदर में। जो भी न्यूज रहता है, जो बेसिकली मीडिया ट्रायल हिसाब से चलाती है, जो उनको जुडिशरी से कोई मतलब नहीं रहता है। कोई भी चीज रहती है वो उसके कंक्लूजन पे रहती है, और उसका कंक्लूजन कुछ और ही निकलता है, फिर सेंटिमेंट्स भी चेंज करते हैं, और इन लोगों को यू टर्न मारने में भी कोई शर्म नहीं करता है। उसी जगह पे आते हैं जिस पर हम मुद्दे से भटक ना जाए, इजराइल और फलस्तीन का एंड क्या देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से ना जंग इजराइल चाहता है, ना वहां के मुसलमान चाहते हैं वहां पे। अब बस बात ये है कि जो पीछे से जो फंडिंग और जो आर्म्स एम्यूनिशन और ये सारी चीजों को जब तक एक उनके दिल को सेटिस्फैक्शन नहीं बोलेगा कि इनका टारगेट अचीव हो गया, कि हमको जितना लूटना था वहां से, जितना पैसा कमाना था, या जितना उनको जंग के माहौल में ढकेलना था, जब तक उन लोगों का पेट नहीं भरेगा या उन पे बात नहीं आके बनेगी, जैसे ओसामा बिन लादेन ने किया रिटायरिएशन, ये हर चीजों का रिटायरिएशन रहता है, तो उस समय तक मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू होने वाला है। जंग तो ना धृतराष्ट्र चाहते थे, ना भगवान कृष्ण चाहते थे, और ना ही पांडव चाहते थे। जंग कौन चाहता था? शांति दूत बन के तो स्वयं भगवान कृष्ण पहुंचे थे वहां पर, लेकिन नतीजा जंग थी और जंग हुई। क्योंकि जंग जो हो रही है पूरी दुनिया में, जो जंग हो रही है सिर्फ अहंकार की जंग है। ये हक की लड़ाई नहीं, ये अहंकार की लड़ाई है। आप कह सकते हो इस चीज को, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक वो सुपर पावर वाला नशा जिसका खत्म नहीं होगा, तब तक ये गाजा क्या, ये इजराइल क्या, ये फलस्तीन क्या, ये भूटान क्या, ये तिब्बत क्या, ये कश्मीर क्या, ये सब जगह, यूक्रेन भी क्या, ये सब जगह कोई एक नया देश निकलेगा, दूसरा देश तीसरे देश पे अटैक करेगा। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाते ही रहेगी। और आज हम धरती पे लड़ रहे हैं, कल हम चांद पे लड़ेंगे, परसों हम मार्स पे लड़ेंगे, और फिर बाद में सूरज को भी गायब करने की बात करेंगे। यानी हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि युद्ध का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी ख्वाहिशों का कभी अंत नहीं होगा, हमारे अहंकारों का कभी अंत नहीं होगा, हमारी सोच का कभी अंत नहीं होगा। अंत करना है
तो अपने अंदर के शैतान का करो। इस दुनिया में अगर जिंदा रहने की जरूरत है तो इंसानियत को जिंदा करो। इंसानियत को ही जिंदा करोगे तब जाकर के एक नया फूल खिलेगा, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनेगा। इस देश से खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है। और इस देश के मैं आखिरी शेर का कहकर के मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहीं पर राम मिलता है, यही रहमान मिलता है। यहाँ पर कोई हिंदू है, न मुस्लिम, सिख, न ईसाई, यही वो मंच है जहां पर हिंदुस्तान मिलता है। तो ये खूबसूरत हिंदुस्तान को खूबसूरत रहने दो। इजराइल और फलस्तीन लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने दिलों के अंदर इतनी मोहब्बत पैदा करें कि जिस मिसाल पर इंडिया की मिसालें दी जाती तो वो मिसाल हमेशा दी जाती रहे। तो फिर बहुत जल्दी हम फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मौजू को लेकर के। तब तक के लिए आसिफ खान को इजाजत दीजिए, हमारे मेहमान को इजाजत दीजिए। जय हिंद।